हेलो बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने डी ब्लॉक के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। आज अपन उसी के आगे अपन टॉपिक कंप्लीट करते हैं डी ब्लॉक का। और ये चैप्टर बहुत छोटा है, जल्दी से फिनिश हो जाएगा। एक दो पीरियड या एक दो लेक्चर में ये आगे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अपन इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में अगर अपन बताते हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ अगर बता रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ बाकी बची हुई है वो अपन बताते हैं। कलर्स के बारे में अपन ने बता दिया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर्स क्यों शो करते हैं, और कलर्स का रीज़न होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक बेसिक चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। अब आज जो अपन बताएंगे कि भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट और क्या टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं और कहाँ यूज आ सकते हैं। तो अपन इसमें दो प्रॉपर्टीज और बताएंगे, और उसके बाद में चैप्टर्स का पूरा ये डी ब्लॉक का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन एट्थ प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड की जो बनाने की प्रॉपर्टीज ये डी ब्लॉक में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न अपन समझाएंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है और कहाँ अपने ये यूज आता है। तो देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो स्टाइक्योमेट्रिक मतलब क्रिस्टल लैटिस जो होता है उसमें जो स्पेस बच जाता है, उस स्पेस में अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं या छोटे छोटे एटम्स आ जाते हैं, उन कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे एग्जांपल से समझाएंगे अपन इसको। मान लो ये जो क्रिस्टल है ये किसका बना हुआ है? कॉपर का। इसमें सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं? कॉपर के। तो ये कॉपर का क्रिस्टल है, यहाँ लिख देता हूँ कॉपर का एलिमेंट है। कोबाल्ट आ गया नंबर इसका, कॉपर लिखना है। कॉपर, 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 कॉपर और कॉपर। तो ये एलिमेंट अपन ने बना दिए कॉपर के। और अपन कहते हैं अगर कोई मेरे पास मान लो एक वायर है कॉपर का, तो उसमें सारे पार्टिकल जनरली किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं। लेकिन यहाँ अपन ध्यान दो, देखो यहाँ बीच में एक स्पेस खाली रह गया। ये जो स्पेस है इस स्पेस को अपन नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर इस स्पेस में अगर छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, और छोटे पार्टिकल्स कौन कौन से आएंगे ये अपन बता देते हैं। लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या बोरॉन, ये अगर एलिमेंट आते हैं इनके बीच में, कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अगर एलिमेंट इनके अंदर आ जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस पे, तो इन कंपाउंड को या इस पूरे कंपाउंड को अपन क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड से क्या फ़ायदा हुआ या क्या इसमें अपन को नुकसान हुआ? तो एक तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल और कंडक्टिविटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये अपन को फ़ायदा हो। अगर आपको हार्डनेस इंक्रीज करनी है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी मेटल का इंक्रीज करना है, तो आप उसको नॉन मेटल्स के साथ उसको हीट करेंगे और एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड बनाएंगे जिसमें मेटल भी होगा और ये अदर नॉन मेटल्स भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स होगा इनका, और उससे पूरा जो कंपाउंड बनता है उसको अपन क्या नाम देते हैं यहाँ पे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसका नाम देने का रीज़न ही यही है कि यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस पे ये एलिमेंट आते हैं, इसलिए अपन ने इनको नाम में क्या रखा है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड रखा है। अब यहाँ बताते हैं अपन कि भाई इन स्टेट के बारे में अपन को लिखना क्या है। अगर मान लो जिंक आ गया और जिंक के बीच में अगर आपने ये अरेंज कर दिए छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम्स, तो इससे फ़ायदा क्या होगा या अपन को क्या इसकी लैंग्वेज लिखनी है वो अपन यहाँ समझा देते हैं। तो इसी के नीचे अपन बता देते हैं कि ये इसके अंदर लिखना क्या है। तो यहाँ लिखने के लिए अपन ये लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इन ट्रांजिशन एलिमेंट, इन ट्रांजिशन एलिमेंट there are free vacant space
are present in crystal lattice. In this space small elements like carbon, boron, nitrogen, hydrogen, oxygen are present, then compound are known as interstitial compound. Interstitial compound. तो इन कंपाउंड को ही अपन नाम देंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और ये क्रिस्टल लैटिस में जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या नाम बताया अपन ने? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी में अगर छोटे एलिमेंट आ जाते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स, ये अगर आ जाते हैं तो उसमें जो कंपाउंड बनेगा, पूरा कंपाउंड जो बनेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इसका फ़ायदा और इसमें अपन को क्या बेनिफिट हुआ? ड्यू टू these compound melting and boiling point of metal increases और क्या हुआ? हार्डनेस इंक्रीजेज एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। मतलब ये जो कंपाउंड बना हुआ ये ख़राब नहीं होगा, कोरोइड नहीं होगा या कोई चीज़ से बेकार नहीं होगा। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, there is no major changes are found THEIR there is no major changes are found in conductivity and electrical properties। तो इसमें कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये सारी चीज़ें अपन को लिखनी है, ध्यान रखनी है, क्या इससे फ़ायदा हुआ, क्या इसमें अपन एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे और किन को इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे, ये चीज़ें अपन को क्लियर होनी चाहिए। तो ये अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया इसका डी ब्लॉक का इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। अब अपन बात करते हैं इसका लास्ट टॉपिक डी ब्लॉक का, वो है अलॉयज फॉर्मेशंस। और अलॉयज फॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है ये अपन समझाते हैं। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉयज फॉर्मेशन 9th है शायद। पहले तो अपन अलॉयज वर्ड का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को अपन मिक्स करते हैं डिफरेंट रेशियो में, तो उस मिक्सर्स ऑफ मेटल्स को अपन नाम दे सकते हैं अलॉयज। और अलॉयज जो है मिक्सर ऑफ मेटल, इसको ये वर्ड भी बोल सकते हैं। मिक्सर ऑफ मेटल को क्या नाम देंगे अपन? अलॉयज। और अलॉयज में ये अलॉयज फॉर्मेशन क्यों करता है, इसका रीज़न क्या है?
तो इसका रीज़न यही है कि डी ब्लॉक में या कोई भी एक सीरीज के अंदर जो एलिमेंट का साइज है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो ड्यू टू सिमिलर इन साइज these elements can be prepared the alloys formation, and alloys are very hard and have a high melting and boiling point। तो alloys का जो melting और boiling point हाई होता है, alloys formation क्यों हो रहा है कि अपन मानते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट है 3D सीरीज के। अब 3D सीरीज में मैंने साइज़ का वेरिएशन आपको बताया था, पहले कम हुआ फिर सेम रहा फिर इंक्रीज हुआ। तो लगभग साइज़ लगभग क्या रह रही है, सेम, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आ रहा है। अगर अपन कहेंगे क्रोमियम और मैग्नीज की साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो ये नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों की साइज़ में इतना ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आ रहा है। अब अगर वेरिएशंस नहीं आएगा तो यहाँ अगर अपन लैटिस बनाएंगे तो ये जो लैटिस अगर बना रहे हैं कॉपर का है और इसमें सारे एलिमेंट किसके हो सकते हैं, कॉपर के। तो ये कॉपर के एलिमेंट है और कॉपर का ये क्रिस्टल है। इसमें आप क्या करोगे, कौन सा मेटल मिक्स कर दिया, मान लो जिंक को, और जिंक और कॉपर की साइज़ लगभग सेम है। अब सेम साइज वाले एलिमेंट अगर मिक्स कर देते हैं तो यहाँ मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि ये कॉपर के क्रिस्टल है या एलिमेंट है और उससे मिलके एक क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है कॉपर का। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा जिंक मिक्स कर दिया, और जिंक मिक्स करने के बाद में अपन कहेंगे अब ये कॉपर का नहीं रहा, ये कॉपर का नहीं रहा, इसमें कौन सा एलिमेंट बीच में आ गया, जिंक आ गया। तो मिक्स हो गया मेटल एक दूसरे में और दोनों की साइज भी लगभग सेम है। तो ये मिक्सर ऑफ मेटल को ही अपन क्या बोलते हैं, अलॉयज़। और अलॉयज़ बनने से ये फ़ायदा होगा कि इनकी हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये अपन को इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके बारे में अपन को क्या लिखना है वो अपन लिख देते हैं, और इनके एग्जांपल्स अपन ये बता सकते हैं। स्टील एक अलॉय है, या अपन व्हीकल चलाते हैं और व्हीकल में जो अपन देखते हैं टायर के साथ में जो व्हील बना हुआ, व्हील लगा हुआ होता है, व्हील जो है वो एक मेटल है और मेटल का अलॉयज़ का मिक्सर है। तो ये भी एक अलॉयज़ है, व्हील। तो यहाँ अपन ने जो चीज़ें बताई कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं और क्या एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ कॉपर, जिंक, मेटल्स जो है इनका फॉर्मेशन जो हो रहा है इसके बेस पे अपन बताते हैं। देखो इसके अंदर अपन को क्या लिखना है, तो फर्स्ट पॉइंट है ड्यू टू सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज of D block element they can prepare alloy one metal substitute other metal in crystal lattice and prepare alloys। अब इसमें alloys are very hard and have high melting and boiling point, high melting and boiling point। तो
तो इसमें ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सारे एग्जाम्पल अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? ब्रास, ब्रॉन्ज। तो ये ब्रास और ब्रॉन्ज जो है, जिसमें जिंक के साथ या कॉपर और जिंक अगर मिक्स हो जाता है तो ब्रास बन सकता है। टिन और कॉपर अगर मिक्स होते हैं तो इसमें ब्रॉन्ज मिल सकता है। तो ये चीज़ें जो है ये एक अलॉयज है। या इसके अलावा अपन स्टील लिख सकते हैं। स्टील, स्टील एक अलॉय है। स्टील में आयरन के साथ क्रोमियम, मैग्नीज वगैरह अदर एलिमेंट्स, कैल्शियम वगैरह होते हैं। उन मेटल्स के मिक्सर्स को अपन बोल सकते हैं स्टील। तो ये अपन ने बताया कि इससे हार्डनेस इंक्रीज हुई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, और इनका जो अलॉयज फॉर्मेशन से ये सब्स्टिट्यूट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका साइज लगभग सेम है। और अगर दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? अलॉयज। और अलॉयज की ये प्रॉपर्टीज अपन को मालूम होनी चाहिए। तो ये अपना जो टॉपिक था डी ब्लॉक में। और एक लास्ट जो चीज़ अपन बता देते हैं डी ब्लॉक के अंदर और क्या चीज़ आती है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक सिर्फ एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक अभी अपने है नहीं, तो सिर्फ अपन को समझना है कि इसके अंदर क्या, टॉपिक के अंदर क्या चीज़ आती है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अपन लास्ट 10 पॉइंट अगर लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का भी रीज़न है ड्यू टू स्मॉलर इन साइज एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंस ऑफ फ्री डी ऑर्बिटल्स। ये जो फ्री डी ऑर्बिटल्स है, स्मॉलर साइज है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन सब के कारण ये क्या बना सकता है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का अगर एक फॉर्मूला लिखना है तो ये लिख सकते हैं K4FeCN6। तो आयरन ने साइनाइड के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाया। या अपन ये लिख सकते हैं K3CO और C2O4। ये हालांकि एक चैप्टर है अपना, उसमें पूरा डिटेल में समझाएंगे, लेकिन अभी तक तो यही वर्ड याद रखो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो एलॉयज का फॉर्मेशन करेंगे और एक डिफरेंट टाइप्स के जो लिगेंड्स है उनके साथ कंबाइंड होंगे और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने का रीज़न यही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, स्मॉलर इन साइज एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारी चीज़ों के कारण ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो डी ब्लॉक का टॉपिक अपना यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अपन इसी के अंदर एक सेकंड पार्ट है चैप्टर का, वो एफ ब्लॉक है, वो अपन स्टार्ट कर देते हैं इसका एफ ब्लॉक के बारे में। है क्या टाइम?